बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं इरफान शहजाद सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कोर्स के लेक्चर नंबर 3 में आज आपके सामने हाजिर हूँ। आज के लेक्चर में हम जो कंटेंट डिस्कस करेंगे मेनली वो है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रैक्टिस। और इस टॉपिक को कंप्लीट करने के लिए हमारे पास दो सब टॉपिक हैं। एक है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रैक्टिस और दूसरा टॉपिक हम जो देखेंगे वो है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जनरल प्रिंसिपल्स। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं अब अपने पहले टॉपिक के साथ, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रैक्टिस। स्टार्ट पे आपको ये बता दूं कि इस लेक्चर में हमने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए सारे प्रोसेस के लिए जो हमने प्रीवियस डिस्कस किया, जनरल फ्रेमवर्क एक्टिविटीज़ डिस्कस की, वो सारी एक्टिविटीज़, वो सारा प्रोसेस मुकम्मल करने के लिए प्रैक्टिकली हमें किस किस तरह की चीज़ों को टेक केयर करना है, कौन सी चीज़ें हमने प्रैक्टिकली उनको जहन में रखना है प्रैक्टिस करते वक्त, प्रैक्टिकल करते वक्त। तो स्टार्ट करते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रैक्टिस के साथ। जेनेरिक फ्रेमवर्क एक्टिविटीज़, कम्युनिकेशन, प्लानिंग, मॉडलिंग, कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ये 5 जेनेरिक फ्रेमवर्क एक्टिविटीज़ थी। एंड अम्ब्रेला एक्टिविटीज़ वो कोई 12-14 के करीब थी। एस्टैब्लिश अ स्केलेटन आर्किटेक्चर फॉर अ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वर्क, तो ये हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किए थे। जेनेरिक एक्टिविटीज़ भी डिस्कस की थी और अम्ब्रेला एक्टिविटीज़ भी डिस्कस की थी। ये क्या करती हैं? ये स्केलेटन आर्किटेक्चर ऑफर करती हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का, एक जनरल आर्किटेक्चर क्या 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 करना है ये बताती हैं। Now today we will gain a basic understanding about how to practice software engineering. किस तरह से हम प्रैक्टिकली कैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को कंडक्ट करेंगे, क्या उसमें प्रैक्टिकल चीज़ें हमने जहन में रखनी है। In a classic book How to Solve It written before modern computers existed, एक बुक है, नेम है उसका हाउ टू सॉल्व इट। उसमें जॉर्ज पोलिया वो इसके राइटर हैं। आउटलाइंड द एसेंस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड कॉन्सिक्वेंटली द एसेंस ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रैक्टिस। तो उन्होंने कुछ स्टेप्स बताए हैं जो प्रॉब्लम सॉल्विंग को डिस्कस करते हैं, या कह सकते हैं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रैक्टिस को डिस्कस करते हैं। ये काफ़ी पुरानी बुक है और ये कंप्यूटर्स, मॉडर्न कंप्यूटर्स इन्वेंट होने से पहले की पब्लिश्ड है और मुझे इसका सेकंड एडिशन मिल सका, फर्स्ट नहीं मिल सका। तो उसका टाइटल पेज आप देखें, ये सेकंड एडिशन 1957 का है। तो उस वक़्त की बुक है जिसमें बताया गया कि प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है प्रैक्टिकली, उसमें क्या क्या चीज़ें टेक केयर करनी है, या फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रैक्टिस क्या होगी। तो वो कुछ रूल्स बताए गए हैं, उनको हम देखते हैं। उसमें जो रूल हैं वो कुछ इस तरह से हैं। पहला स्टेप है, पहला रूल कह लें, पहला प्रैक्टिकल स्टेप कह लें, अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने में कम्युनिकेशन, एनालिसिस, थिंकिंग, ब्रेनस्टॉर्मिंग, एनालिसिस में कुछ फैक्टर्स आ जाते हैं, सोच विचार करना, ब्रेनस्टॉर्मिंग करना। तो पहला स्टेप क्या है? अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को समझना, व्हाट द प्रॉब्लम इज। आफ्टर दैट सेकंड स्टेप इज प्लान अ सॉल्यूशन, मॉडलिंग एंड सॉफ्टवेयर डिज़ाइन, जिसमें हम सॉफ्टवेयर के कुछ डिज़ाइंस बनाते हैं। तो ये सेकंड स्टेप है। और तीसरा स्टेप है कैरी आउट द प्लान। फिर जो हमने डिज़ाइन बनाए, जो हमने प्लान बनाया, उसको हमने कैरी आउट करना है, उसको प्रैक्टिकली उसके ऊपर चलना है, उसके अकॉर्डिंग हमने इम्प्लीमेंटेशन करनी है, कोड जनरेट करना है, कोड लिखना है। उसके बाद फोर्थ स्टेप, एग्जामिन द रिजल्ट फॉर एक्यूरेसी। टेस्टिंग करते हैं, देखते हैं कि जो हमने डिज़ाइन किया वो करेक्टली हमने डिज़ाइन किया या नहीं। तो आगे चलने से पहले आप मुझे उम्मीद है कि आप सब जो इस वक्त ट्रेंड चल रहा है मुझे उम्मीद है सब ना से तो बहुत सारे ड्रामा देख रहे होंगे, वो जो सीज़न है उर्तुगरुल। तो उसका मैं आपको एक शॉर्ट क्लिप दिखाता हूँ, वहाँ से हम कुछ चीज़ें, कुछ पॉइंट्स हम अखज़ करेंगे और अपने लेक्चर में मैं उनको रिकॉल भी करूँगा।
ये देखिएगा, ये एक सीन है जिसमें मिस्टर अर्तुगरुल वो एनिमीज के दरमियान स्टक हैं। जी, ये देखें, ये जा रहे हैं एनिमीज के, यानी कि इनको पकड़ा हुआ है और ये सोच रहे हैं कि मैं क्या करूँगा। ठीक है, और ये थिंकिंग प्रोसेस है सारा, भी कुछ किया नहीं है, सिर्फ सोच रहे हैं कि मैं ऐसे करूँगा, फिर उसके बाद ये होगा, फिर ये होगा, और यहाँ पे आके फिर यहाँ तक तो ठीक था, यहाँ पर आकर फिर ये कैप्चर हो जाएंगे। ठीक है जी, तो प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड किया पहले, लेफ्ट देखा, राइट देखा, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या ऑब्स्टेकल्स हैं, फिर एक प्लान बनाने की कोशिश की, लेकिन देखा उसमें एक स्टेप पे जाके, एक पॉइंट पे जाके फिर स्टक हो जाना है, तो उसको एग्जीक्यूट नहीं किया। ठीक है जी, तो चूंकि ये सिर्फ थिंकिंग प्रोसेस था तो वहाँ पर ही स्टॉप हो गया। अब फिर एक और प्लान सोच रहे हैं, ये एनालाइज किया, प्रॉब्लम को देखा। ठीक है जी, तो ये दूसरा प्लान है। तो इसको अगली स्लाइड्स में मैं थोड़ा सा रिलेट भी करूँगा ताकि बात को समझना भी आसान हो जाए, लेक्चर बोरिंग फील ना हो। अब यहाँ पर देखें, ये भी देखा, सारे प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड किया, एनालाइज किया, और एक जगह पे जाकर फिर स्टक हो रहे हैं। तो इसी तरह से हमने अपने प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड भी करना होता है, फिर उसके लिए एक प्लान, एक सोल्यूशन भी डिज़ाइन उसका बनाना होता है, फिर उसके अकॉर्डिंग हमने कैरी आउट करना है प्लान को, और फिर उसके बाद रिजल्ट्स हमने उसके जो है वो टेस्टिंग करनी है, रिजल्ट्स देखने हैं, देखना है कि हमने जो सॉल्व किया, जो हमने सोल्यूशन बनाया, वो एक्यूरेट है कि नहीं। तो सबसे पहला स्टेप, अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम। इट्स सम टाइम डिफिकल्ट टू एडमिट बट मोस्ट ऑफ अस सफर फ्रॉम ओवर कॉन्फिडेंस व्हेन वी आर प्रेजेंटेड विद अ प्रॉब्लम। अक्सर ऐसा होता है कि हमें कहा जाए ये प्रॉब्लम है, ये इसका सोल्यूशन चाहिए, या कोई भी हमारे सामने बात आए तो हम कहते हैं जी ये तो गल ही कोई नहीं, ये असी इंज ही कर लेना, लियाओ दे हुणी हो जाता है। इतनी सी बात हम करते हैं, उसके बाद घंटा गुजर जाता है, हम खपते रहते हैं, लेकिन उसका कोई समझ, कोई सोल्यूशन नज़र नहीं आ रहा होता। तो स्टार्ट पे हम क्या कहते हैं, ये तो मसला ही कोई नहीं। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ अस सफर फ्रॉम ओवर कॉन्फिडेंस व्हेन वी आर प्रेजेंटेड विद अ प्रॉब्लम। तो होता क्या है, वी लिसन फॉर अ फ्यू सेकेंड्स एंड देन थिंक, ओ जी आई अंडरस्टैंड, लेट्स गो ऑन विद सॉल्विंग दिस थिंग। तो हम थोड़ी देर तक उसको सुनते हैं, देखते हैं और कहते हैं ये तो बड़ा आसान है, हम कर लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता, चीज़ें ऐसे सॉल्व नहीं होती, इस तरह से होता नहीं है। अनफॉर्चुनेटली अंडरस्टैंडिंग इज नॉट ऑलवेज दैट इजी, इट्स वर्थ स्पेंडिंग अ लिटिल टाइम आंसरिंग अ फ्यू सिंपल क्वेश्चंस। तो किसी भी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना, ख़ास तौर पे जब वो प्रॉब्लम हमारे लिए नई हो। एक ये है कि हमने उस तरह की प्रॉब्लम्स, सिमिलर प्रॉब्लम्स पहले कई दफ़ा सॉल्व की हैं। तो एक ये है कि फर्स्ट टाइम हमारे सामने प्रॉब्लम आई, तो अगर तो पहले सॉल्व की है तो फिर तो पॉसिबल है कि हम उसको अंडरस्टैंड कर लें और आसानी से उसका सोल्यूशन हमें समझ आ जाए। लेकिन अगर हमने पहले से प्रॉब्लम्स वैसी सॉल्व भी नहीं की तो फिर अक्सर औकात ओवर कॉन्फिडेंस का हम शिकार हो सकते हैं। तो कौन से क्वेश्चंस कहे जा रहे हैं कि प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने के लिए इट्स वर्थ स्पेंडिंग अ लिटिल टाइम आंसरिंग अ फ्यू सिंपल क्वेश्चन। वो कौन से सिंपल क्वेश्चन है वो हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन, हु हैज़ अ स्टेक। तो ये लास्ट टाइम हमने स्टेक होल्डर्स डिस्कस किए थे। देयर इज, हु आर द स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स कौन कौन से हैं। हु हैज़ अ स्टेक इन द सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिनका इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन में स्टेक इन्वॉल्व है, नफ़ा या नुकसान, बेनिफिट और सम लॉस उनका इसमें इन्वॉल्व है। तो सबसे पहले हमें स्टेक होल्डर्स को अंडरस्टैंड करना है। सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहला क्वेश्चन जो हमने समझना है प्रॉब्लम को समझने के लिए। ठीक है, तो प्रॉब्लम, अब यहाँ पे रमज़ान मुबारक का बड़ा बरकतों वाला महीना है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के सामने वो अबू जहल भागा भागा आया और कहा कि जी अगर कोई शख्स ये कहे मेराज के बारे में, अगर कोई शख्स ये कहे कि मैं रात के थोड़े से वक्त में
यहाँ से गया और पहले मस्जिद अक्सा में गया, फिर मैं आसमानों की सैर की, तो क्या तुम मान लोगे? तो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि तुम ये बताओ कि ये कहा किसने है, हु सेज, कौन कहता है? तो अबू जहल ने कहा कि तुम्हारा यार प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो फरमाने लगे कि अगर उन्होंने फरमाया है तो फिर ये भी मानता हूँ, इसके अलावा भी मानता हूँ। तो हमने प्रॉब्लम को समझने के लिए हमें पहले ये देखना है कि हु आर द स्टेक होल्डर्स, तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, द प्रॉब्लम इज इन्वॉल्व व्हाट द पर्सन, कौन से पर्सन उसमें इन्वॉल्व है, किन का स्टेक उसमें जो है वो रिलेटेड है। ठीक है, व्हाट आर द अननोन, फिर प्रॉब्लम में कुछ चीज़ें तो नाउन होती हैं, समथिंग में बी अननोन, डाटा कुछ अननोन हो सकता है, कुछ फंक्शन, कुछ फीचर, बाकी चीज़ों का हमें पता होगा, लेकिन चंद चीज़ें ऐसी होंगी जिनके बारे में हमें आइडिया नहीं होगा। ठीक है, तो उनको अननोन को डिस्कवर करना, उनको अंडरस्टैंड करना बड़ा ज़रूरी है। ठीक है, ये सेकंड क्वेश्चन है प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने के लिए। कैन द प्रॉब्लम बी कंपार्टमेंटलाइज्ड, क्या उसको छोटे छोटे सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड किया जा सकता है, स्मॉलर प्रॉब्लम्स में उसको डिवाइड किया जा सकता है। ठीक है जी, ताकि उनको उस प्रॉब्लम को, बिगर प्रॉब्लम को इजीली अंडरस्टैंड किया जा सके। ठीक है, तो ये भी एक क्वेश्चन है जो हमें, जिसके बारे में सोचना पड़ेगा, जिसका आंसर हमें चाहिए होगा, ताकि उसको इजीली अंडरस्टैंड और फिर मैनेज करके सॉल्व किया जा सके। कैन द प्रॉब्लम बी प्रेजेंटेड ग्राफिकली, अब जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है वो चीज़ों को अंडरस्टैंडेबल बना देती है। ठीक है, कैन एनालिसिस मॉडल भी क्रिएटेड, कोई ऐसा मॉडल, कोई ऐसा ग्राफिक डिज़ाइन उसका बन सकता है प्रॉब्लम का, अगर तो बन सकता है फिर उसको समझना आसान हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ से ही मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ कि ये जो एक सीज़न, एक ड्रामा सीरियल है, क्या इसको सीज़न कहेंगे, क्या कहेंगे, उर्तुग रोल, तो ये हिस्ट्री की बुक्स भरी पड़ी हैं इसके बारे में, खिलाफत उस्मानिया के बारे में भरी पड़ी हैं, लेकिन कभी हम में से किसी ने बॉदर ही नहीं किया, हमें पता ही नहीं हमारी हिस्ट्री क्या है, इस्लाम क्या है, इस्लाम की हिस्ट्री क्या है। तो ये जब इसको पिक्चराइज किया गया, यानी कि मूवी, जब ये सारे ड्रामा सीरियल बनाई गई, तो अब देखिए सारी दुनिया, मुसलमान क्या सारी दुनिया जानती है कि ये क्या था, हिस्ट्री क्या थी, कैसे हुआ, खिलाफत उस्मानिया कैसे बनी। ठीक है, तो इसी तरह से किसी प्रॉब्लम को वर्बली या फिर इन वर्ड्स उसको एक्सप्लेन करना, ये थोड़ा सा कंप्लीट, ये कह लें कि एम्बिगियस हो सकता है, डाउट्स हो सकते हैं, लेकिन अगर आप उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दें तो बड़ा आसान है उसको अंडरस्टैंड करना। तो ये कुछ क्वेश्चंस हमें इनका आंसर चाहिए होगा प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने में। उसके बाद दूसरा जो स्टेप था वो था प्लान द सोल्यूशन, कि सोल्यूशन कैसे हम प्लान करेंगे। नाउ यू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम और सो यू थिंक, आप प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड कर चुके हैं या फिर आप समझते हैं कि आपने कर लिया है, एंड यू कांट वेट टू बिगिन कोडिंग। तो बिफोर यू डू कोडिंग, ठीक है, कोडिंग पे स्विच होने से पहले आपने क्या करना है, कोडिंग पे स्विच होने से पहले आपने करना है स्लो डाउन जस्ट अ बिट एंड डू लिटिल डिज़ाइन। कोडिंग से पहले डिज़ाइन बनाना है थोड़ा सा। ठीक है, डिज़ाइन बनाना पड़ेगा। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में बेशुमार किस्म के डिज़ाइन भी बनाए जाते हैं, ज़रूरत पड़ती है बनाने की। तो कोडिंग से पहले डिज़ाइन करना है, तो उसमें क्या क्या चीज़ें हमें देखना पड़ेंगी। हैव यू सीन सिमिलर प्रॉब्लम्स बिफोर, आपने कुछ ऐसा सेम प्रॉब्लम पहले भी सॉल्व किया है या नहीं। ठीक है, अगर तो सॉल्व किया है तो उसमें कुछ पैटर्न्स होंगे जो कि आपके पोटेंशियल सोल्यूशन में आपको नज़र आ रहे हैं। पैटर्न्स क्या होते हैं, पैटर्न्स को डिटेल में इंशाल्लाह ताला अगले लेक्चर्स में हम देखेंगे, लास्ट पे कहीं आएंगे। तो लेकिन ये रीयूजेबल डिज़ाइन सॉल्यूशंस होते हैं, ऐसे डिज़ाइन सॉल्यूशंस हैं जो कि जिनको हम अपने कई एक प्रोजेक्ट्स में यूज़ कर सकते हैं। मैं सिर्फ आपको छोटी सी एग्जांपल दे लेता हूँ। आम तौर पे हमारे पास अक्सर सॉफ्टवेयर्स में लॉगिन सिस्टम यूज़ होता है। ठीक है, जिसमें हम यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर करके तो लॉगिन कर लेते हैं। तो ये एक छोटा सा डिज़ाइन पैटर्न हो सकता है जिसको हम
रीयूज कर सकते हैं। बहरहाल ये सिंपल सी मैंने एग्जांपल दी है, तो आगे जब ये आपका स्पेसिफिक टॉपिक आएगा तो उसमें हम इसको डिटेल से भी देखेंगे। तो अगर सिमिलर प्रॉब्लम पहले आपने देखी है, उसमें कोई पैटर्न आपको मिल रहा है जो आप इसमें भी यूज कर सकते हैं। इज देयर एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर दैट इम्प्लीमेंट्स द डाटा फंक्शन फीचर, जो पहले से आपने सॉल्व किया था प्रॉब्लम, वहां पे कोई सेम चीजें आपको मिल रही हैं, पैटर्न्स हैं, डाटा है, फंक्शंस हैं, फीचर्स हैं, अगर तो आपको मिल रही हैं देन यू हैव सम क्लू, फिर आपको कुछ ना कुछ आइडिया हो गया होगा। ठीक है, ये है सिर्फ कि प्रॉब्लम आपने इससे पहले देखा है। ठीक है, देखने से मुराद ये हो सकती है एक उसकी प्रैक्टिकल सिचुएशन ये हो सकती है कि प्रॉब्लम आपके सामने आया, आपने उसके लिए एक प्लान बनाया, कोटेशन बनाई और कस्टमर को आपने प्रेजेंट की, कस्टमर ने उसको रिजेक्ट कर दिया, तो प्रोजेक्ट तो आपको ना मिल सका, प्रोजेक्ट तो आपने ना किया, लेकिन कम से कम उसके जो इश्यूज थे, उसका जो असल प्रॉब्लम था वो आपको समझ आ गया था कि उसमें क्या क्या करना है। ठीक है, क्योंकि आपने उसका प्रपोजल एक लिख लिया था, प्रपोजल बना लिया था आपने कोटेशन बना के आपने फॉरवर्ड की थी। ठीक है जी, तो ये पहला क्वेश्चन। उसके बाद सेकंड, हैज अ सिमिलर प्रॉब्लम बीन सॉल्व्ड, ये उससे अगली बात है कि आपने सिर्फ देखा नहीं है, सिर्फ देखा नहीं है, आपने उसको सॉल्व भी किया हुआ है। अगर तो आपने पहले सॉल्व किया है फिर तो काफ़ी आसानियां पैदा हो जाएंगी। इफ सो आर एलिमेंट्स ऑफ द सोल्यूशन रीयूजेबल, फिर आपने ये देखना है, अगर आपने सॉल्व किया था तो आपने ये देखना है कि उस सोल्यूशन में से जो एलिमेंट्स हैं, कुछ एलिमेंट्स दैट माइट बी कपल ऑफ एलिमेंट्स और अ लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स, वो रीयूजेबल हैं कि नहीं। अगर तो रीयूजेबल हैं, आपको कोई 30% वर्क एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, कोई 70% कंपोनेंट्स रीयूजेबल हैं, फिर तो काम आसान हो गया। ठीक है जी, कैन सब प्रॉब्लम बी डिफाइंड, तो उस प्रॉब्लम के छोटे छोटे प्रॉब्लम्स डिफाइन हो सकते हैं। इफ सो आर सॉल्यूशंस रेडीली अपीयरेंट फॉर द सब प्रॉब्लम्स, तो अगर तो छोटे छोटे प्रॉब्लम उसके यानी कि उसको आप छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, और फिर आपने ये देखना है कि उन छोटे प्रॉब्लम्स का कोई डायरेक्ट सॉल्यूशन, रेडी सॉल्यूशन अवेलेबल है एक्सक्यूज मी तो उसका अगर कोई सॉल्यूशन अवेलेबल है तो फिर ये आपके लिए मज़ीद आसानी पैदा हो जाएगी। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं। एक और क्वेश्चन, कैन यू रिप्रेजेंट अ सॉल्यूशन अ मैनर दैट लीड्स टू इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन, कैन अ डिज़ाइन मॉडल बी क्रिएटेड। तो इसमें एक और क्वेश्चन है कि जी क्या आप एक ऐसा सॉल्यूशन आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं जो क्या करे, लीड्स टू इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन, जिसके ऊपर आप इफेक्टिवली इजीली आप उसको इम्प्लीमेंट कर लें। ठीक है, कैरी आउट प्लान कर लें, उसका कोई आप ऐसा डिज़ाइन मॉडल आप बना सकते हैं। अगर तो बन सकता है फिर आपने सॉल्यूशन को प्लान कर लिया। ठीक है, फिर आपने सॉल्यूशन प्लान कर लिया, प्लान आउट कर लिया, अब आपने उसको क्या करना है, अब सिर्फ उसको कैरी आउट द प्लान करना है। ठीक है जी, प्लान आपने बना लिया, अब उसको कैरी आउट करना है, उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन आपने करनी है। द डिज़ाइन यू हैव क्रिएटेड सर्व्स एज अ रोड मैप, अब ये जो आपने डिज़ाइन बनाया, ये जो आपने प्लान बनाया, उसके नतीजे में जो एंड पे डिज़ाइन मॉडल आपने बना लिया, ये क्या करता है, ये डिज़ाइन मॉडल एक रोड मैप होता है। ठीक है, रोड मैप होता है जो कि आपको सॉल्यूशन बनाने में, इम्प्लीमेंटेशन में आसानी पैदा कर देता है। तो ये हमें जो प्लान है, रोड मैप एक प्रोवाइड कर देता है। ठीक है जी, फॉर द सिस्टम यू वांट टू बिल्ड देयर में बी अनएक्सपेक्टेड डाइवर्जेंस, जब आप उसको बिल्ड करेंगे तो उसमें कुछ डाइवर्जेंस आ सकती हैं एंड इट इज़ पॉसिबल दैट यू विल डिस्कवर एन इवन बेटर राउट एज यू गो, आपको कोई बेटर सोल्यूशन, बेटर राउट भी नज़र आ सकता है, बट द प्लान विल अलाउ यू टू प्रोसीड विदाउट गेटिंग लॉस्ट। लेकिन जो प्लान होगा वो आपको इस तरह से गाइड करेगा कि जो ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस होंगे, जो अनएक्सपेक्टेड डाइवर्जन होंगी या फिर बेटर राउट्स इवन होंगे, प्लान आपको उनमें लॉस्ट होने से
बचा लेता है। जिस तरह से आप अगर कोई गूगल मैप आपने जब गूगल मैप पे हम ट्रैवल कर रहे हैं, उसको गूगल मैप यूज़ कर रहे हो, तो हमारे पास समटाइम ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन होते हैं, ऑल्टरनेटिव हमारे पास राउट्स होते हैं। किसी एक राउट को जब हमने पिक किया हो तो हम उसकी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग मूव कर रहे हो, तो हम बाकी जो राउट्स हैं उनको फॉलो नहीं करते, तो हम विदाउट गेटिंग लॉस्ट अपने सोल्यूशन तक पहुंच जाते हैं। ठीक है जी। जैसे ये देखें, ये हमारे पास एक आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में ये बताया था कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो है ये सिविल इंजीनियरिंग से इसके सारे स्टेप्स मोस्टली आए हुए हैं। तो ये एक डिज़ाइन है, ये एक आर्किटेक्चर है हाउस का। तो जब हमने हाउस कंस्ट्रक्शन करवानी हो, तो सबसे पहले हम प्रॉब्लम को एनालाइज करते हैं। उसमें हम देखते हैं कि हमारे पास लैंड कितनी है और उसमें हमें क्या क्या, हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं, बेडरूम हमने कितने बनाने हैं और उसमें किस किस तरह के कमरे हमने बनाने हैं। फिर उसके अकॉर्डिंग हम एक आर्किटेक्चर बनवा लेते हैं। तो जब ये इस तरह का आर्किटेक्चर बन जाता है, फिर उसको इम्प्लीमेंट करना बड़ा आसान है। हम जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है, जो ठेकेदार है, जो जिसे हम अपनी आम जुबान में मिस्त्री बोलते हैं, जो कि ठेकेदार या बोलते हैं, उसको हम ये आर्किटेक्चर उसे शो करवाते हैं। वो फिर देखता है, हाँ ठीक है, इसके किस किस रूम की क्या क्या डायमेंशंस हैं, कहाँ कहाँ पे वॉल्स हैं, कहाँ कहाँ पे डोर्स हैं, तो वो फिर उसको इजीली इम्प्लीमेंट कर देता है। तो ये है कैरी आउट द प्लान। तो कैरी आउट द प्लान में हमें क्या क्या करना पड़ता है? डज द सोल्यूशन कन्फॉर्म टू द प्लान। हमने ये देखना होता है लम्हा ब लम्हा कि जो हमारा सोल्यूशन हम बना रहे हैं वो हमारे प्लान के साथ उसके अकॉर्डिंग है। कन्फॉर्म कहते हैं मुताबिक होना, अकॉर्डिंग होना, कि ये हमारा प्लान था और हम घर इस प्लान के मुताबिक बना रहे हैं। तो हम साथ साथ देखते हैं कि ये जो हमारा सोल्यूशन है वो कन्फर्म करता है प्लान से। इज सोर्स कोड ट्रेसेबल टू द डिज़ाइन मॉडल। जो हमने सोर्स कोड लिखा है, डिज़ाइन को अगर हम सेट असाइड कर दें, डिज़ाइन छोड़ दें, तो क्या सोर्स कोड को देख के वही डिज़ाइन हम बना सकते हैं? क्या वो सोर्स कोड सेम डिज़ाइन को ट्रेस कर सकता है, ट्रेसेबल है? ठीक है, अगर तो है तो फिर इसका मतलब यह है कि हमने कोडिंग जो की है वो उसमें कन्फॉर्मेंस पाई जाती है, वो अकॉर्डिंग टू द डिज़ाइन है। इज ईच कंपोनेंट पार्ट ऑफ द सोल्यूशन प्रोबेबली करेक्ट। तो हमने उसकी करेक्टनेस को भी इंश्योर करना होता है। प्रोबेबली करेक्ट से मुराद है कि हम उसको यानी कि वैलिडेट भी कर सकें, वेरीफाई भी कर सकें। हैव द डिज़ाइन एंड कोड बीन रिव्यूड। उसको रिव्यू हमने किया है, उसको हमने रिव्यू भी करना होता है, उसको हमने वेरीफाई भी करना होता है। एक टर्म यूज की जाती है वी एंड वी। ठीक है, वी एंड वी से क्या मुराद है? वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन। तो हम अक्सर अपने वर्क्स में जो हम काम कर रहे होंगे उसमें हम वेरिफिकेशन वैलिडेशन कर रहे होंगे। तो जब हम कैरी आउट प्लान कर रहे होते हैं तो हमने वहाँ पे भी उसकी करेक्टनेस को इंश्योर करने के लिए वैलिडेशन, वेरिफिकेशन, रिव्यू करना होता है चीज़ों को। ठीक है जी। जब हमने फिर उसको प्लान को कैरी आउट कर लिया, उसके बाद तीसरा स्टेप था एग्जामिन द रिजल्ट्स। अब हमें रिजल्ट्स को एग्जामिन करना है। हमने ये देखना है कि हमने जो बनाया, जो हमने किया, वो अकॉर्डिंगली है कि नहीं। ठीक है, वो सही बन गया है कि नहीं, वो हमारे स्टेक होल्डर्स की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करता भी है कि नहीं। यू कांट बी श्योर दैट योर सोल्यूशन इज परफेक्ट। हमें इसका कोई बहुत यकीन तो सम टाइम नहीं भी होता, बट यू कैन बी श्योर दैट यू हैव डिजाइंड अ सफिशिएंट नंबर ऑफ टेस्ट। लेकिन आप इसमें श्योर होते हैं कि हमने कुछ टेस्ट ऐसे डिजाइन कर लिए हैं टू अनकवर एज मेनी एरर्स एज पॉसिबल। तो टेस्ट क्या होते हैं? टेस्ट इसलिए होते हैं कि अगर कोई इम्प्लीमेंटेशन में एरर रह गया है, इफ़ देयर इज सम प्रॉब्लम, इफ़ देयर इज सम डेफिशिएंसी, तो वो डेफिशिएंसी, वो प्रॉब्लम, वो एरर अनकवर हो जाएं। हमें सॉल्यूशन का नहीं पता होता परफेक्ट है या नहीं, इसके बारे में हम कुछ श्योर नहीं कह सकते। ठीक है, लेकिन हमने जो नंबर ऑफ टेस्ट उसके डिफाइन किए होते हैं, हम वो टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि फॉर एग्जांपल आप एग्ज़ाम्स के लिए जा रहे हैं, तो कोई आपका टीचर या आपके फादर पूछते हैं या आपका कोई सीनियर पूछता है जी आपके कितने मार्क्स आ जाएंगे, आप कहते हैं जी उसका तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भी उसकी तैयारी भी कर ली है A+ ग्रेड के लिए, और मैंने जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम की भी कर ली है, DCN की भी कर ली है, एंड सो। तो हम ये कह सकते हैं कि हमें
सोल्यूशन का तो नहीं पता परफेक्ट है या नहीं, लेकिन जो हमने टेस्ट फॉर्मुलेट किए हैं, टेस्ट जो हमने डिज़ाइन किए हैं, वो टेस्ट हमारे एरर्स को अनकवर कर देंगे। ठीक है, तो ये तीसरा स्टेप था जिसमें हम रिजल्ट को एग्जामिन कर रहे होते हैं। इज इट पॉसिबल टू टेस्ट ईच कंपोनेंट पार्ट ऑफ द सोल्यूशन? क्या ये पॉसिबल है कि हर कंपोनेंट को टेस्ट किया जाए? ठीक है जी। हैज़ अ रीजनेबल टेस्टिंग स्ट्रेटजी बीन इम्प्लीमेंटेड? कंपोनेंट हमारे पास टेस्टिंग बेशुमार टेक्निक्स हैं, तो कंपोनेंट टेस्टिंग के लिए यूनिट टेस्टिंग को यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो टेस्टिंग पूरा एक चैप्टर है, उसको हम लेटर ऑन भी देखेंगे। तो टेस्टिंग हम कैसे मल्टीपल स्ट्रेटजीज डिफाइन करते हैं, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल हमने कोई मॉड्यूल बनाया जो कि डिवीजन परफॉर्म कर रहा है, कोई दो नंबर, कोई एक नंबर है ए को बी पर डिवाइड कर रहा है, तो इसकी टेस्टिंग हमने जो है वो टेस्ट बनाने हैं, टेस्टिंग स्ट्रेटजी हमने बनानी है। हम यहाँ पे कुछ कंडीशंस इम्पोज कर देते हैं कि इफ़ बी इज इक्वल टू ज़ीरो, अगर बी ज़ीरो हो जाए, आ जाए बी, तो अगर ज़ीरो है तो फिर रिजल्ट इसका इनफाइनाइट आएगा। ठीक है, अगर तो रिजल्ट इनफाइनाइट आ रहा है तो इट मीन्स कि हमारा ये जो डिवीजन हमने लिखी है ये सही है, ये जो कोड लिखा है ये सही है। फिर हम कहते हैं कि इफ़ ए इज इक्वल टू ज़ीरो, अगर ए ज़ीरो आ जाता है तो रिजल्ट क्या है जी, रिजल्ट इसका ओवरऑल रिजल्ट ज़ीरो आना चाहिए। अगर तो ऐसा ही है फिर हमारी डिवीजन ठीक है। फिर हम और उसके टेस्टिंग स्ट्रेटजीज बना लेते हैं कि अगर तो ए ग्रेटर है बी से तो फिर हमारा रिजल्ट किस तरह का होना चाहिए। ठीक है, अगर ए ग्रेटर है बी से तो डेफिनेटली इसका रिजल्ट ग्रेटर देन 1 आना चाहिए, 1 से बड़ा रिजल्ट आएगा। ठीक है, और इफ ए इज लेस देन बी, तो फिर क्या है, अगर ये छोटा है बी से तो फिर रिजल्ट लेस देन 1 आएगा। ठीक है, लेस देन 1, तो लेस देन 1 आएगा। तो ये हमारे पास डिफरेंट टेस्टिंग स्ट्रेटजीज हो सकती हैं, हम वो पहले से लिख लेते हैं, फिर इसके अकॉर्डिंग हम टेस्ट करते रहते हैं। जो हमने टेस्ट केसेस लिखे हैं, टेस्टिंग स्ट्रेटजी हमने बनाई है, उसके अकॉर्डिंग फिर हम टेस्टिंग करते हैं। ये पहला टेस्ट केस था, इसको हम चला के देखते हैं, अगर तो वो बी ज़ीरो करके रिजल्ट इनफाइनाइट आ गया तो फिर ठीक है, अगर ए ज़ीरो करके रिजल्ट ज़ीरो आ गया तो ठीक है। तो इस तरह से हर एक जो हमारे पास कंपोनेंट है उसके लिए डिफरेंट टेस्टिंग स्ट्रेटजीज हम बनाते हैं अकॉर्डिंग टू द कंपोनेंट। Does the solution produce results that conform to the data, function and features that are required? Has the software been validated against all the stakeholder requirements? तो ये वही बात आ गई वैलिडेशन वेरिफिकेशन की। तो हमने वैलिडेट करना होता है कि स्टेक होल्डर्स की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है कि नहीं हो रही। तो सिंपल सी बात ये है कि हमारा सॉफ्टवेयर अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड्स जितना मर्जी अच्छा बन जाए, लेकिन जब तक स्टेक होल्डर्स की रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं होंगी, जब तक स्टेक होल्डर्स सेटिस्फाई नहीं होंगे, उस वक्त तक हमारा सॉफ्टवेयर सक्सेसफुल नहीं कहला सकता। इसकी सिंपल सी इसका मैं आपको यूं बता सकता हूं कि फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर वेरी एक्सपर्ट डिज़ाइनर, आपके पास कोई बंदा डिज़ाइन बनवाने के लिए आ गया, आपको नज़र आ रहा है कि ये जो डिज़ाइन मुझे कस्टमर कह रहा है ना, ये कोई डिज़ाइन रूल्स की वायलेशन इसमें हो रही है। ठीक है, जो इसने डिज़ाइन का है जी ऐसे ऐसे बनाएं, ऐसे ऐसे बनाएं, आप कहते हैं, आप उसको गाइड करने की कोशिश करते हैं कि भाई ये जो आप डिज़ाइन बनवा रहे हो ना, इसमें ये इशू है, ये डिज़ाइन रूल वायलेट हो रहा है, कुछ भी। तो लेकिन अगर कस्टमर वो इंसिस्ट कर रहा है कि मुझे यही डिज़ाइन चाहिए, तो फिर यू हैव टू डू द सेम। अगर आप अपने स्टैंडर्ड पे जाएंगे, डिज़ाइन कॉन्सेप्ट के स्टैंडर्ड्स पे जाएंगे, तो कस्टमर इसको रिजेक्ट कर देगा। ठीक है, तो जो कस्टमर है, जो स्टेक होल्डर है, उसकी रिक्वायरमेंट्स को आपने देखा है कि वो फुलफिल हो रही हैं कि नहीं हो रही, वो वैलिडेट हो रही हैं कि नहीं हो रही। तो ये तीसरा स्टेप था, एग्जामिन द रिजल्ट। उसके बाद है अच्छा, ये हमारे पास 4 ही इसके स्टेप्स थे, ये हमने कंप्लीट कर लिए। पहला था अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम, उसके बाद था प्लान द सोल्यूशन, कैरी आउट द सोल्यूशन, और उसके बाद एग्जामिनिंग द रिजल्ट्स। Understand problem, plan a solution, carry out the plan, exam the
रिजल्ट फॉर एक्यूरेसी। तो ये 4 इसके जो स्टेप्स थे उनको हमने डिटेल से देख लिया। ये एक टॉपिक हमारा कवर हो गया है यहाँ पे SE प्रैक्टिस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रैक्टिस का। तो उसके बाद दूसरा जो टॉपिक है हमारा आज का वो था सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जनरल प्रिंसिपल्स। ठीक है जी। तो ऐसी प्रैक्टिस में एक लास्ट एक दो चीज़ें रह गई हैं। इट शुडंट सरप्राइज यू दैट मच ऑफ दिस अप्रोच इज कॉमन सेंस। तो इसमें कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है, सारी की सारी जो अप्रोच है कॉमन सेंस इसमें इन्वॉल्व है। हम अपने डेली रूटीन में प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यही अप्रोचेज, यही चीज़ें हम फॉलो कर रहे होते हैं। ठीक है। In fact, it is reasonable to state that a common sense approach to software engineering will never lead you astray. ये जो कॉमन सेंस अप्रोच है यही आपको ट्रैक से जो है वो साइड लाइन नहीं होने देगी, ये आपको स्ट्रेट पाथ पे लेके चलेगी। ठीक है। तो ये इतना कोई ऐसी बात नहीं है कि जी कॉमन सेंस कॉमन सी बातें हैं तो इसको क्या बॉदर करना, लेकिन इनको बॉदर करने से ही आप सही सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के रूल्स के अकॉर्डिंग इम्प्लीमेंट कर सकेंगे, अपनी प्रोडक्ट अपना प्रोजेक्ट बना सकेंगे। ठीक है जी। तो ये कुछ प्रैक्टिस के बारे में कुछ बातें थी। अब प्रैक्टिस का ही सब पार्ट कह लें वो है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जनरल प्रिंसिपल्स। प्रैक्टिस का ही पार्ट है ये एक्चुअली। तो जनरल प्रिंसिपल्स को हम देखेंगे। एन इम्पॉर्टेंट अंडरलाइंग लॉ assumption required in a system of thought is called a principle। जो हमारा सिस्टम ऑफ थॉट है, थॉट प्रोसेस है, उसके अंदर कोई एक लॉ या कोई एक assumption, कोई फर्ज की गई बात या एक स्टैंडर्ड लॉ वो प्रिंसिपल कहलाता है। ठीक है। तो अब हमने जेनेरिक प्रिंसिपल, जनरल प्रिंसिपल्स देखने हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रैक्टिस के लिए। We will discuss principles at many different level of abstraction। हम इस बुक में, इट मीन्स के इस बुक में बेशुमार प्रिंसिपल्स देखेंगे, बेशुमार लेवल्स पे। उनमें से कुछ प्रिंसिपल्स सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एज अ होल, पूरी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को फोकस कर रहे होंगे। कुछ प्रिंसिपल्स स्पेसिफिक जेनेरिक फ्रेमवर्क एक्टिविटी को फोकस करेंगे, जैसे कम्युनिकेशन एक फ्रेमवर्क एक्टिविटी थी। ठीक है। कम्युनिकेशन के अलावा भी हमने टोटल 5 एक्टिविटीज़ देखी थी। तो किसी एक स्पेसिफिक फ्रेमवर्क एक्टिविटी को डिस्कस कर सकता है कोई प्रिंसिपल। स्टिल अदर फोकस ऑन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक्शंस, फॉर एग्जांपल आर्किटेक्चरल डिज़ाइन और टेक्निकल टास्क, फॉर एग्जांपल राइट अ यूजेज सिनेरियो। तो हम जो इस बुक में डिफरेंट प्रिंसिपल्स देखेंगे वो कई लेवल के हो सकते हैं। ठीक है। लेकिन जो प्रिंसिपल्स हैं रिगार्डलेस ऑफ देयर लेवल ऑफ फोकस, प्रिंसिपल्स हेल्प अस, किस चीज़ में हेल्प करते हैं? स्टैब्लिश अ माइंड सेट फॉर सॉलिड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रैक्टिस। ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये हमारा एक माइंड सेट बना देते हैं, हमें ये एक गाइडलाइन प्रोवाइड कर देते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को प्रैक्टिकली परफॉर्म करने के लिए। ठीक है। तो डेविड हुकर एक कोई राइटर है, उसने ये कुछ प्रिंसिपल्स प्रपोज किए हैं। ठीक है। तो ये 7 प्रिंसिपल्स हैं और ये जो 7 प्रिंसिपल्स हैं ये किस लेवल के हैं, किस को डील कर रहे हैं? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रैक्टिस एज अ होल पहला जो स्टेप था, जो पहला लेवल था, जिसको उसने कहा कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एज अ होल के बारे में प्रिंसिपल हो सकते हैं, कोई स्पेसिफिक जेनेरिक एक्टिविटी हो सकती है, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक्शन हो सकता है। तो ये जो 7 हमारे पास प्रिंसिपल्स हम डिस्कस करने लगे हैं, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रैक्टिस एज अ होल इस टॉपिक पे हैं, इस लेवल की बात है। 7 के 7 प्रिंसिपल जेनेरिक प्रिंसिपल्स हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रैक्टिस की बात कर रहे हैं। ठीक है। तो इन प्रिंसिपल्स को हम स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन देखते हैं। तो पहला प्रिंसिपल है द रीजन इट ऑल एग्जिस्ट। फर्स्ट प्रिंसिपल द रीजन इट ऑल एग्जिस्ट, कि हमने जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रैक्टिस में जो पहले प्रिंसिपल को ध्यान में रखना है कि हमारा जो सॉफ्टवेयर सिस्टम एग्जिस्ट फॉर वन रीजन टू प्रोवाइड वैल्यू टू इट्स यूजर। अगर आपने कोई सॉफ्टवेयर बनाया और वो उसके यूजर को, उसके जो एंड यूजर्स हैं उनको वैल्यू नहीं दे रहा, उनको बेनिफिट, वैल्यू से मुराद क्या है? कोई पॉजिटिव बेनिफिट, किसी भी किस्म का बेनिफिट अगर नहीं दे रहा तो फिर आपका जो सॉफ्टवेयर है, जो हमारा सॉफ्टवेयर है,
वो वेस्ट है। ठीक है जी, सिर्फ यही एक रीज़न है जिस रीज़न पे हम अपना सॉफ्टवेयर बनाते हैं। ऑल डिसीजंस शुड बी मेड विद दिस इन माइंड। तो यही चीज़ आपके माइंड में होनी चाहिए कि हमारा जो सॉफ्टवेयर हम बनाने जा रहे हैं इसने वैल्यू प्रोवाइड करनी है यूजर्स को। ठीक है, बिफोर स्पेसिफाइंग अ सिस्टम रिक्वायरमेंट को स्पेसिफाई करने से पहले, बिफोर नोटिंग अ पीस ऑफ सिस्टम फंक्शनैलिटी, कुछ सिस्टम की फंक्शनैलिटी फाइनलाइज करने से पहले, बिफोर डिटर्मिनिंग द हार्डवेयर प्लेटफॉर्म फाइनलाइज करने से पहले, डेवलपमेंट प्रोसेस फाइनलाइज करने से पहले, आपने सिर्फ यही पूछना है अपने आप से एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर, डज दिस एड रियल वैल्यू टू द सिस्टम। क्या ये सिस्टम में कोई वैल्यू भी ऐड करेगा, कोई बेनिफिट भी इसका होगा। इफ द आंसर इज नो, डोंट डू इट। अगर तो आपका आंसर आता है नो में कि इससे कोई बेनिफिट नहीं होना, इससे कोई वैल्यू ऐड नहीं होनी, देन आंसर शुड बी देन यू शुड डोंट डू द स्पेसिफिक टास्क। फिर अगर आंसर नो है तो फिर आपको वो वाला काम, वो सिस्टम रिक्वायरमेंट आपको छोड़ देनी चाहिए, वो सिस्टम फंक्शनैलिटी आप ऐड नहीं करेंगे, वो हार्डवेयर प्लेटफॉर्म आप यूज़ नहीं करेंगे, या वो स्पेसिफिक जो प्रोसेस है डेवलपमेंट प्रोसेस उसको आप यूज़ नहीं करेंगे। बट इफ द आंसर इज यस, देन यू कैन डू, देन यू विल डू, यू शुड डू। ठीक है जी। दूसरा प्रिंसिपल है किस, कीप इट सिंपल स्टूपिड। तो ये जो प्रिंसिपल है ये स्पेसिफिकली डिज़ाइन के बारे में है। जो डिज़ाइन एक्सपर्ट्स हैं चाहे वो किसी भी किस्म का डिज़ाइन है, चाहे वो कोई ग्राफिक डिज़ाइन है, क्योंकि डिज़ाइन के कई एक लेवल हैं। सिविल कंस्ट्रक्शन के डिज़ाइन भी होते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डिज़ाइन भी होते हैं, कोई हमारे जो है वो और भी डिज़ाइन है। तो हर डिज़ाइन में एक रूल ये है, कीप इट सिंपल। डिज़ाइन को सिंपल रखें, उसको कॉम्प्लेक्स ना करें। क्योंकि मेरा एक केस है, मेरे घर में एक डिज़ाइनर मौजूद है, तो उससे कई दफ़ा डिस्कशन होती रहती हैं, छोटा भाई है, तो उससे भी डिस्कशन का रिज़ल्ट यही निकलता है जी डिज़ाइन सिंपल होना चाहिए। अब उसमें आपको मैं कोई सिर्फ एक एग्जांपल भी दिखाऊंगा जो कि मोस्ट कॉमन भी है, तो आपको पता चलेगा सिंपल से क्या मुराद है। अच्छा ये देखें जी, ये सिंपल कैसे, ये आपने अगर कोई प्रोसेस दिखाना था A टू वर्ड्स B, तो इसको घुमा फिरा के दिखाने की बजाय डायरेक्ट, ठीक है। तो आम तौर पे कम्युनिकेशन का भी, ये सारी कॉमन सेंस वाली बातें हैं, कम्युनिकेशन का भी यही रूल है कि आप बातों को घुमा फिरा के करने की बजाय डायरेक्ट सिंपल बात करें। ठीक है, तो बड़े मुश्किल वर्ड्स यूज करने की बजाय सिंपल वर्ड्स यूज करें। तो ये डिज़ाइन एक रूल है, कीप इट सिंपल स्टूपिड। तो इतना ज़्यादा उसको मेस क्रिएट ना करें। सॉफ्टवेयर डिज़ाइन इज़ नॉट अ हैपहैज़र्ड प्रोसेस। There are many factors to consider in any design effort. All design should be as simple as possible, but no simpler. जितना simple हो सके उसको बनाएं। This is not to say that feature, even internal feature, should be discarded in the name of simplicity. But it doesn't mean कि आप कोई important feature उसको discard कर दें, उसको आप छोड़ दें, उसको cancel कर दें। क्यों? क्योंकि we want to कीप डिज़ाइन सिंपल। नो, आपने सारी जो फंक्शनैलिटीज़ हैं, जितने भी फीचर्स हैं, वो आपने डालने हैं, लेकिन उन फीचर्स को इस तरह से इम्प्लीमेंट करना है कि आपका डिज़ाइन एज पॉसिबल एज सिंपल रहे, एज सिंपल एज पॉसिबल रहे। ठीक है। इंडीड द मोर एलिगेंट डिज़ाइन आर यूजुअली द मोर सिंपल वन। कई एक डिज़ाइन हैं जो कि बड़े सिंपल हैं लेकिन वो बड़े हमें फैसिनेट करते हैं, बड़े वो आई कैचिंग होते हैं। सिंपल also doesn't mean quick and dirty. In fact, it often takes a lot of thought and work over multiple iterations to simplify. हमें उसके बारे में सोचना पड़ता है, वर्क करना पड़ता है। वापस फिर उधर आ जाएं आप पोर्टोग्रोल की तरफ, तो सोचना पड़ता है। उसने वो एनिमीज में कैप्चर था, सोच रहा था कि मैं कैसे करूँगा, किस तरह से मैं यहाँ से अपनी जान छुड़वा सकता हूँ। तो सोच, जो थिंकिंग प्रोसेस, ब्रेनस्टॉर्मिंग, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। और आपको समटाइम आइट्रेशंस के ये बनाना पड़ती हैं। आइट्रेशन से क्या मुराद है? एक दफ़ा किया नहीं हुआ, कोई ड्रॉबैक्स आए, तो प्रॉब्लम्स आई, फिर दूसरी दफ़ा किया, फिर कुछ प्रॉब्लम, फिर तीसरी दफ़ा किया, ये आइट्रेशंस हैं। आइट्रेशन क्या है कि एक ही काम को बार बार करना। ठीक है, एक दफ़ा, दो दफ़ा। तो आपने
वो फेमस कोटेशन सुन रखी होगी कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो प्रैक्टिस आइट्रेशन क्या है, प्रैक्टिस है, एक दफ़ा किया, दूसरी दफ़ा किया, तीसरी दफ़ा किया, फिर वो बंदा इतना इतना एक्सपर्ट हो जाता है उस चीज़ में, उस काम में, कि वो फिर उसमें जो है ना परफेक्शन आ जाती है, उसमें कोई प्रॉब्लम रह नहीं जाती। अब इसके बारे में मुझे एक वो कोटेशन ब्रूस ली का जहन में आ रहा है। ब्रूस ली कहता है कि मैं उस बंदे से अफ्रेड नहीं हूँ, उस बंदे से खौफजदा नहीं हूँ जो कि 1000 किक्स या गालिबन 10,000 किक्स हैं, डिफरेंट किक, वो जिसे हम लात मारना, 10,000 किक्स वो डेली प्रैक्टिस करता है, वो डेली 10,000 किक्स प्रैक्टिस करता है फॉर वन टाइम। ठीक है, कहता मैं उस बंदे से अफ्रेड नहीं हूँ, कहता मैं उस बंदे से अफ्रेड हूँ जो कि एक किक अपनी एक ही चीज, एक ही यूं कह लें कि स्ट्रेंथ को 10,000 टाइम प्रैक्टिस कर रहा है। तो जब वो एक ही किक को 10,000 टाइम प्रैक्टिस करेगा ना, तो फिर उसकी वो जो किक है वो उसमें परफेक्शन आ जाएगी। तो कहता है मैं उससे अफ्रेड हूँ, मैं उस बंदे से अफ्रेड नहीं जो 10,000 किस्म की मुख्तलिफ ट्रिक्स, मुख्तलिफ वो किक्स, टांग मारना, अगर आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट होगा तो आपको बात समझ आ गई होगी कि वो 10,000 डिफरेंट, आप कह लें कि वो टेक्निक्स अगर प्रैक्टिस करता है एक एक दफ़ा, तो उससे कहता मैं अफ्रेड नहीं हूँ। ठीक है, लेकिन उस बंदे से अफ्रेड हूँ, उस बंदे से खौफजदा हो जाता हूँ जो कि एक एक अपना ट्रिक, एक किक या एक पंच कह सकते हैं आप, उसको 10,000 दफ़ा डेली प्रैक्टिस करता है। तो उसमें 10,000 दफ़ा जब वो करेगा तो होगा क्या, परफेक्शन आ जाएगी। ठीक है जी। तो हमें यहाँ पर भी सम टाइम आइट्रेशन करना पड़ती हैं, फिर वो आइट्रेशन करते 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 हम अपने सिंपल और डेलीगेंट जो अब हमारा डिज़ाइन है, एलिगेंट डिज़ाइन, उस पर पहुँच जाते हैं इंशाल्लाह। तो ये देखें, अब ये गूगल हमारे स्टडी से रिलेटेड और हमारी डेली रूटीन के लाइफ से रिलेटेड, क्या कहूँ मैं, 90% प्रॉब्लम्स का सलूशन गूगल। ठीक है, तो इसका डिज़ाइन देखें क्या है, सिर्फ ये गूगल लिखा हुआ है और एक सर्च बार, टेक्स्ट इसमें बार है। ठीक है जी, टेक्स्ट बार है जिसमें आप लिखेंगे और सिंपल एंटर प्रेस कर दें, गूगल सर्च कर दें। तो ये सिंपल सा इसका डिज़ाइन है, कीप इट सिंपल। उसके बाद तीसरा जो प्रिंसिपल है, मेंटेन द विजन। फिर वापस सुरतुगरुल पे आ जाएं, वो एक विजन था उसका, वो विजुअलाइज कर रहा था। ठीक है, उसने विजन अपना रखा हुआ था कि मैंने यहाँ से एस्केप होना है, कैसे, किस तरह से हो सकता है। ठीक है जी। अ क्लियर विजन इज एसेंशियल टू द सक्सेस ऑफ अ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट। विदाउट वन क्लियर विजन, अ प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट अनफेलिंगली एंड्स अप बीइंग, अनफेलिंगली एंड्स अप बीइंग से क्या मुराद है कि वो ना तो फेल हुआ, बन तो गया, लेकिन बीइंग किस तरह का बना, ऑफ टू और मोर माइंड्स, उसमें कोई क्लियर आइडिया नहीं है, उसमें कोई क्लियर कोई सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, वो क्या कहते हैं, कौवा चला हंस की चाल अपनी चाल भी भूल गया, कुछ इस तरह का उसमें कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो क्लियर विजन होना चाहिए। ठीक है, क्लियर विजन क्या होता है कि आपको डी ट्रैक होने से बचाता है। विदाउट कंसेप्चुअल इंटेग्रिटी अ सिस्टम थ्रेटन्स टू बिकम अ पैचवर्क ऑफ इनकम्पैटिबल डिजाइन। आपका जो सॉल्यूशन है वो इनकम्पैटिबल डिजाइन का पैचवर्क, उसके जोड़ लगे होंगे, हेल्ड टुगेदर, उनको इकट्ठा जोड़ा होगा बाय वर्किंग बाय द रॉन्ग काइंड ऑफ स्क्रूज। और एक तो वो पैच वर्क लगेगा और फिर उसको रॉन्ग काइंड ऑफ स्क्रूज से आपस में जोड़ा होगा। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नहीं होगी। व्हाई दिस हैपन्स बाय द लैकिंग क्लियर विजन। अगर आपका विजन क्लियर नहीं है देन दिस विल हैपन। ठीक है जी, तो ये तीसरा रूल था। उसके बाद फोर्थ रूल इज व्हाट यू प्रोड्यूस अदर्स विल कंज्यूम। ये हर लेवल पे ये वाला रूल यूज होता है। ये बिफोर प्रोडक्शन भी यूज होता है, आफ्टर प्रोडक्शन, आफ्टर सक्सेसफुल इंस्टॉलेशन ऑफ सॉफ्टवेयर, वहाँ पर भी यूज होता है। बिफोर प्रोडक्शन, ड्यूरिंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कैसे यूज होगा, जब आपने पहला स्टेप रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग का, कम्युनिकेशन का, प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग का प्रोसेस आपने चलाना है, वो फेज चलना है। तो उसके बाद जब डिज़ाइनर ने डिज़ाइन बनाना है तो उसने आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपके डॉक्यूमेंट के ऊपर रिलाई करना है।
in some way or other. Someone else will use, maintain, document or being able to understand your system. ठीक है, कोई दूसरा बंदा आपके सिस्टम को या तो वो यूज कर रहा होता है, या उसको मेंटेन कर रहा होता है, या उसको डॉक्यूमेंट कर रहा होता है, या उसको समझ रहा होता है। ठीक है, इन मोस्ट ऑफ द केसेस ऐसा ही होता है। सो ऑलवेज स्पेसिफाई, डिजाइन एंड इम्प्लीमेंट नोइंग, ये जानते हुए सारा कुछ करें, डिजाइन बनाएं, एनालिसिस करें, ठीक है, कोडिंग करें। समवन एल्स विल हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर डूइंग, किसी दूसरे को इसके बारे में अंडरस्टैंडिंग करने की जरूरत पड़ेगी, किसी दूसरे को ये जरूरत पड़ेगी कि वो समझे कि आपने किया क्या है। ठीक है, तो जब तक उसे समझ नहीं आएगी, आप डिज़ाइन फेज में थे, यानी कि आप डिज़ाइनर हैं, तो आपको पहले रिक्वायरमेंट्स डॉक्यूमेंट आप तक आया फाइनल, आपने उस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट का एक डिज़ाइन बनाना है। डिज़ाइन आपने बनाना है तो आपने पहले रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट को पढ़ा, अंडरस्टैंड किया, वो किसी और का काम था, आप यूज़ कर रहे हैं। अब आपने डिज़ाइन बना दिया, अब जो डिज़ाइन डॉक्यूमेंट आपने बना के आउटपुट उसकी कोडिंग वालों को फॉरवर्ड किया, अब कोडिंग वालों ने आपके डिज़ाइन को अंडरस्टैंड करना है, उसको अंडरस्टैंड करेंगे तो फिर वो कोडिंग करेंगे। बनाया आपने है, डिज़ाइन आपने किया है, लेकिन उसको अंडरस्टैंड कोई और लोग कर रहे हैं, यूज़ कोई और लोग कर रहे हैं। ठीक है, व्हाट यू प्रोड्यूस अदर्स विल कंज्यूम। ठीक है जी, स्पेसिफाई विद एन आई टू द यूजर्स, जो आपके यूजर्स हैं, जो आपने प्रोड्यूस करना है, उस प्रोडक्शन के जो यूजर हैं जिन्होंने इस प्रोडक्शन को यूज करना है, उसको अपने जहन में रखें। ठीक है, साथ साथ थोड़ा सा मैं टच भी देता जाऊं तो हदीस मुबारक में यह है कि आप अपना जो आपका मुखातिब है, जिससे आप कलाम कर रहे हैं, उसके मेंटल लेवल को और उसकी जो थिंकिंग लेवल है उसको जहन में रखते हुए बात करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मेरे सामने कोई बहुत हाईली क्वालिफाइड लोग बैठे हैं तो मैं फिर टर्मिनोलॉजीज यूज़ करूँगा, मैं उस फील्ड की स्पेसिफिक टर्म्स यूज़ करूँगा। अगर कुछ ऐसे लोग बैठे हैं जिनको मैंने बात कन्वे करनी है जो कि फील्ड से रिलेटेड नहीं है, तो फिर मैं टर्मिनोलॉजीज यूज़ करूँगा तो उनको समझ नहीं आएगी, वो बात को पिक नहीं करेंगे, उनके ऊपर से गुजर जाएगी। तो जो हमारा यूज़र है उसको हमें देखते हुए, यूज़र को देखते हुए हमने प्रोड्यूस करना है। What you produce others will consume। ये फोर्थ था, डिज़ाइन कीपिंग द इम्प्लीमेंटर्स इन माइंड, जिन्होंने इम्प्लीमेंट कर रहे हैं उनको जहन में रखते हुए डिज़ाइन करें। कोड विद कंसर्न फॉर दोज दैट मस्ट मेंटेन एंड एक्सटेंड द सिस्टम। कोडिंग जब आपने करें तो ये देखें कि इस कोडिंग को किसी ने मेंटेन भी करना है, किसी ने इसको एक्सटेंड भी करना है। एक्सटेंड क्यों करेगा कि देयर आर सम चेंजिंग इन द रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, कोई नया मॉड्यूल साथ अटैच करना पड़ गया, कोई फंक्शनैलिटी में इजाफा करना पड़ गया, तो उसको उसने एक्सटेंड किया, कोड को उसमें उसको बढ़ाया। तो जिसने बढ़ाना है, जिसने एक्सटेंड करना है, जिसने कोड मेंटेन करना है, उसको जहन में रखते हुए कोडिंग करें। समवन में हैव टू डीबग द कोड यू राइट, जो आपने कोड राइट किया उसको किसी ने डीबग भी करना है। ठीक है, एंड दैट मेक्स देम अ यूजर ऑफ योर कोड, वो आपके कोड के यूजर हैं जिन्होंने आपने, इफ यू आर अ कोडर, आपने कोडिंग किया और किसी और टीम ने उसको डीबगिंग करना है, तो डीबगिंग वाले आपके कोड के यूजर हैं, तो उन यूजर्स को जहन में रखते हुए कोडिंग करें। ठीक है जी, मेकिंग देयर जॉब इजियर एड्स वैल्यू टू द सिस्टम। अगर आप अपने यूजर्स की जॉब को इजी करेंगे, जो आपके प्रोडक्शन को कंज्यूम कर रहे हैं, अगर आप अपने यूजर्स की जॉब को इजी करेंगे तो फिर क्या होगा, आपका सिस्टम उसमें वैल्यू ऐड होगी। ठीक है, हमारे टिपिकल पाकिस्तानी क्या करते हैं, लो जी आ काम मैं ते करता, मैं ते मगर होंदा आ, वो जाने अगलियां का काम जाने। ठीक है जी, मैंने तो कर दिया है जैसा भी हुआ। ठीक है, अब अगले जाने, जैसे अक्सर स्टूडेंट करते हैं, वो जनाब क्विज है, टेस्ट है, पेपर है, लिख दिया, अब ही उन टीचर पढ़ता फिरे, अच्छा वो समझ ही ना आए राइटिंग के तो उसके मार्क्स क्या देने हैं। तो जो आपकी प्रोडक्शन का यूज़र है उसको जहन में रखें, वो उसको समझ सकता है कि नहीं समझ सकता, या उसकी क्या कैपेबिलिटीज़ हैं। तो उसको जितना आप इजी बनाएंगे उतना आपके ओवरऑल सिस्टम में वैल्यू ऐड हो जाएगी। ठीक है, पहला स्टेप ही ये था। हमारा पहला स्टेप क्या था प्रैक्टिस का, कि जी उसको मैं रिपीट कर देता हूँ।
द रीज़न इट ऑल एग्जिस्ट, रीज़न क्या थी? टू प्रोवाइड वैल्यू टू इट्स यूज़र, कि वो यूज़र्स को वैल्यू प्रोवाइड करे, वो यूज़र को बेनिफिट दे। तो जो फोर्थ स्टेप था इसका, फोर्थ जो इसका रूल है, व्हाट यू प्रोड्यूस अदर्स विल कंज्यूम, तो आप जो भी प्रोड्यूस करें उसको इतना इजी करें, इतना सिंपल करें, आसान करें, इतना वेल मैनर्ड में उसको मैनेज करें कि जो उसका यूज़र है वो उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सके, ताकि आपके सिस्टम में वैल्यू ऐड हो। टाइम क्या हो गया? टाइम 50 मिनट्स अप्रॉक्सीमेटली, तो अभी 3 रूल बाकी हैं। तो बी ओपन टू द फ्यूचर, तो ये क्या है जी, आपने अपने सिस्टम को ऐसा बनाना है कि वो फ्यूचर के जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको भी जहन में रखना है। अ सिस्टम विद अ लॉन्ग लाइफ टाइम हैज़ मोर वैल्यू, जो लंबा चले, जो लंबे अरसे तक चले, उसकी वैल्यू ज़्यादा है। ठीक है, जो हमारी ये डिस्पोजेबल चीज़ें होती हैं, कुछ भी कह लें आप, डिस्पोजेबल क्रॉकरी कह लें, कुछ भी डिस्पोजेबल चीज़ें वो लेस कॉस्टली होती हैं। जो लॉन्ग रन होती हैं, लॉन्ग टर्म चलने वाली होती हैं, वो ज़्यादा कॉस्टली एक्सपेंसिव होती हैं। ठीक है जी, तो अ सिस्टम विद अ लॉन्ग लाइफ टाइम हैज़ मोर वैल्यू इन टूडेज कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट वेयर स्पेसिफिकेशन चेंज ऑन अ मोमेंट्स नोटिस। स्पेसिफिकेशन रिक्वायरमेंट्स चेंज हो जाती हैं हमारी फ्रीक्वेंटली। ठीक है, हार्डवेयर प्लेटफॉर्म्स आर ऑब्सोलीट, हार्डवेयर हमारे नए से नए आ रहे हैं, नए से नए प्रोसेसर, नए से नए हार्डवेयर, प्रिंटर, ये वो। तो जस्ट अ फ्यू मंथ्स ओल्ड, वो चंद महीनों में चेंज हो जाते हैं। सॉफ्टवेयर लाइफ टाइम्स आर टिपिकली मेजर्ड इन मंथ्स इंस्टेड ऑफ ईयर्स। तो इन सारी चीज़ों के होते हुए स्पेसिफिकेशन चेंज हो रही हैं, हार्डवेयर हमारा बड़ी जल्दी अपडेट हो रहा है, नए से नया आ रहा है, तो हमारा जो सॉफ्टवेयर लाइफ टाइम है, जो लाइफ टाइम है वो सालों की बजाय महीनों में आ गया है। पहले सॉफ्टवेयर बनते थे सालों में, सालों के लिए, अब महीनों के लिए। तो महीनों बाद उसमें कोई चेंजिंग आ जाती है, उसको चेंज करना पड़ जाता है। ठीक है, तो इन चीज़ों को जहन में रखना है, फ्यूचर को जहन में रख के इम्प्लीमेंटेशन करनी है। हाउ एवर ट्रू इंडस्ट्रियल स्ट्रेंथ सॉफ्टवेयर सिस्टम मस्ट एंड्योर फॉर लॉन्गर, तो जो जिनमें इंडस्ट्रियल स्ट्रेंथ होती है, जो वाकई अच्छे सॉफ्टवेयर हैं, वो लंबा अरसा तक चलते हैं। टू डू दिस सक्सेसफुली दीज सिस्टम मस्ट बी रेडी टू अडॉप्ट टू दीज एंड अदर चेंजेस, जो एक दो चेंजेस ऊपर डिस्क्राइब की हैं, सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन चेंज हो गई या हार्डवेयर चेंज हो गया, तो इन चेंजेस को वो रेडी टू अडॉप्ट होते हैं। इफ़ देयर इज एनी चेंज एग्जिस्टेड, तो क्या होता है, उसको अडॉप्ट कर लेते हैं। हमारे ह्यूमंस भी कुछ अडॉप्टिव होते हैं, कुछ नहीं अडॉप्टिव होते। वो जनाब कहते हैं जी हमें तो अगर ऐसा 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 ना हो तो हमें तो जनाब नींद ही नहीं आती। ठीक है, कुछ क्या होते हैं, कुछ अडॉप्टिव होते हैं, जैसी मर्जी सिचुएशन हो जाए, जो मर्जी हो जाए, ठीक है, वो सरवाइव करते हैं, वो प्रॉब्लम सॉल्वर होते हैं, प्रॉब्लम क्रिएटर नहीं होते। ठीक है, अडॉप्टिव होते हैं, वो हर तरह के माहौल में, हर तरह के एनवायरनमेंट में एडजस्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो हमारे सॉफ्टवेयर भी ऐसे होने चाहिए, रेडी टू अडॉप्ट। तो ह्यूमन जो अडॉप्टिव होते हैं उनको जनाब अगर वो बड़ा लग्जरियस खाना मिले तो वो भी खा लेते हैं, उनको अगर दाल रोटी मिले वो भी खा लेते हैं, उनको जनाब वो भुने हुए चने मिले वो भी खा लेते हैं, गुजारा कर लेते हैं। जो जिन्होंने बड़ा आइडियल सा बनाया होता है उनको जनाब अगर कोई मीट ना मिले तो वो खाना ही नहीं खाते। ठीक है, मैं सिर्फ आपको एक रियल लाइफ में चीज़ों को रिलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जो हमारे सॉफ्टवेयर हैं वो अडॉप्टिव होने चाहिए, अगर कोई चेंज आती है तो उसको अडॉप्ट कर लें, उसको अपडेट वो इजीली किया जा सके। उसके बाद सिक्स्थ है प्लान अहेड फॉर रीयूज़। अब रीयूज़ एक बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। ठीक है, हमारे कई कंपोनेंट्स रीयूज़ किए जा सकते हैं, तो रीयूज़ के लिए एक इजाफी प्लानिंग की ज़रूरत है। इफ़ यू वांट टू implement, if you want to design, if you want to code as it can be reused, तो उसके लिए क्या है, उसके लिए आपको ज़्यादा प्लानिंग की ज़रूरत है। ऐसा अगर आपने कोड लिखना है जो रीयूज़ हो सके, ऐसा डिज़ाइन बनाना है रीयूज़ हो सके, तो उसके लिए आपको ज़्यादा प्लानिंग की ज़रूरत है। रीयूज़ करता क्या है, टाइम और एफर्ट को सेव करता है। अचीविंग अ हाई लेवल ऑफ रीयूज़ इज़ आर्ग्यूएबली द हार्डेस्ट गोल। आसान नहीं है, बड़ा मुश्किल है, हार्डेस्ट गोल है। ठीक है, टू अकम्पलिश आर डेवलपिंग अ सॉफ्टवेयर सिस्टम, प्लानिंग अहेड फॉर रीयूज रिड्यूसेस द कॉस्ट। ठीक है, अगर आपने प्लानिंग की है रीयूज की तो आपकी कॉस्ट कम हो जाती है। अगर कैसे कम होगी,
आपको एक रिक्वेस्ट आई सॉफ्टवेयर की, ठीक है, वो सॉफ्टवेयर 100% सॉफ्टवेयर, उसमें से 80% जो मॉड्यूल्स हैं वो आपके रीयूज प्रीवियसली डिवेलप्ड कंपोनेंट आप रीयूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको कॉस्ट तो जो मिलनी है, जो आपको पे किया जाएगा, वो तो 100% के लिए पे किया जाएगा ना। 100% में से 80% तो आपको पहले से बना बनाया काम मिल गया, ठीक है, क्योंकि आपने प्लान किया हुआ था रीयूज, आपने कंपोनेंट पहले से ही ऐसे प्लानिंग के साथ बिल्ट किए थे कि वो जनाब 80% रीयूज आपके कंपोनेंट हो गए। लॉगिन सिस्टम पहले से बना बनाया आपने लगा दिया, ठीक है। कोई एक और फॉर्म था इनपुट लेने के लिए यूजर से, वो आपने पहले से बना बनाया लगा दिया कि ये कंपोनेंट्स आपकी रीयूज हो गए, तो आपकी कॉस्ट कम हो गई। एंड इंक्रीज द वैल्यू, और वैल्यू को इंक्रीज करता है ऑफ बोथ द रीयूजेबल कंपोनेंट्स, रीयूजेबल कंपोनेंट्स की वैल्यू भी बढ़ाता है, कॉस्ट कम करता है, और सिस्टम की वैल्यू भी बढ़ाता है, कॉस्ट कम करता है, ठीक है जी। 6th पॉइंट। अब सेकंड लास्ट 7th, थिंकिंग is a primary weapon in software engineering, or not even in software engineering, in our daily routine, in our real life, in every aspect of our life। थिंकिंग हमारा एक बड़ा इंपॉर्टेंट वेपन है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं, अफला ततफक्करून, तुम फिक्र क्यों नहीं करते हो, तुम सोचते क्यों नहीं हो। अफला यतदब्बरून, तुम तदब्बुर क्यों नहीं करते, तुम सोचते क्यों नहीं हो। गौर व फिक्र अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान मजीद में कि वाक़या कोई बयान फरमाते हैं कुरान मजीद में, कहते हैं फरमाते हैं कि जी इस वाक़े में सोचने वालों के लिए, अकल रखने वालों के लिए निशानियां हैं। तो सोचना, गौर व फिक्र करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। वापस उर्तुगरुल पे जाएं, वो सोच रहा था मैं क्या करूंगा, कैसे करूंगा, तो क्या होगा, उसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या होंगे, ठीक है। तो सोचना बड़ा अहम है। दिस लास्ट प्रिंसिपल इज प्रोबेबली द मोस्ट ओवरलुक्ड, इसको अक्सर औकात ओवरलुक किया जाता है, इसको इग्नोर किया जाता है, ठीक है। प्लेसिंग क्लियर कंप्लीट थॉट बिफोर एक्शन ऑलमोस्ट ऑलवेज प्रोड्यूस बेटर रिजल्ट। क्लियर और कंप्लीट थॉट वो अच्छे रिजल्ट्स प्रोड्यूस करती है, ऑलवेज। व्हेन यू थिंक अबाउट समथिंग यू आर मोर लाइकली टू डू इट राइट, जब आप सोचते हैं, सोच विचार करते हैं, आपका क्या ख्याल है। ये जो तीसरा लेक्चर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ, तो ये ऐसे ही हो जाता है। अगर मैं आपको वो क्या कहते हैं उसे बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर मैं आपको बताऊं, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट मेरे ख्याल में मैं कोई 6 साल बाद पढ़ाने लगा हूँ अप्रॉक्सीमेटली, इफ़ आई डू रिमेंबर। तो 6 साल पहले मैंने पढ़ाया था, और पढ़े हुए तो मज़ीद 7, 8, 9 साल हो गए। तो ये है कि ये कैसे बंदा इसको कर लेता है। लेक्चर डिलीवर करने से पहले सोचनी पड़ती हैं चीज़ें कि कैसे करूँगा तो आसान होगा, कैसे करूँगा स्टूडेंट उसको अंडरस्टैंड कर लेंगे, किस तरह से इसको एनिमेट करूँगा, कैसे इसमें क्या होगा कि स्टूडेंट्स के माइंड में उनको इजीली समझ आ जाए, ठीक है। तो पहले आपको यू हैव टू थिंक बिफोर यू डू, ठीक है जी। When you think about something, you are more likely to do it right. If you do think, अगर आप सोचते हैं about something and still do it wrong, अगर आपने सोचा लेकिन फिर भी वो गलत हो गया, आपने सोचा था, you were thinking, ठीक है, but it goes wrong, फिर क्या होगा, it gives you experience, तो आपको ये एक्सपीरियंस मिलेगा, ठीक है, आपको एक लेसन मिलेगा, एंड नॉलेज, और आपको नॉलेज मिलेगा अबाउट हाउ टू डू इट राइट अगेन, इसको राइट कैसे करना है, सही तरीके से कैसे इसको करना है। तो जो सोच विचार है, जो सोचना है, ये आपको कभी भी नुकसान नहीं देता। अगर आप सही ना भी कर सकें, अगर आप सही सलूशन सही ना भी कर सके, तो आपको कम से कम एक लेसन मिल जाता है, आपको कम से कम लेटर ऑन आइंदा प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आपको एक लेसन मिल जाएगा। हमारी जो लाइफ है ह्यूमंस की, ये सारी इन्हीं रूल्स पे चल रही है। हम एक दफ़ा मिस्टेक करते हैं, एक दफ़ा मिस्टेक फिर करते हैं, फिर करते हैं, फिर करते हैं, लेकिन वो करते करते हम कंक्लूजन्स निकाल लेते हैं कि हमने अब इसको सही कैसे करना है। तो हमारे जो फेलवर्स होती हैं, हमारे जो प्रॉब्लम्स होती हैं,
और उन प्रॉब्लम्स को फिर सोचना, उसमें डेफिशिएंसीज को सोचना, उसको इम्प्रूव कैसे करना है सोचना, ये सारा प्रोसेस हमें बेटरमेंट की तरफ ले जाता है। ठीक है, तो इट वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। तो आई होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। नाउ इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली एन आवर। तो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। और दूसरा ये है कि चूँकि ये YouTube पे भी मैं इसको अपलोड करता हूँ, तो आप ये भी इसको भी मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, थोड़ा सा ये भी मुझे बेनिफिट दें। और कभी कभार अगर हो सके तो YouTube से भी सुन लिया करें। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह ताला हमें सही से समझने की तौफीक अता फरमाए। आज के लिए काफ़ी है। ओके, अल्लाह हाफिज़।